सो वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है विवेक। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि फिजिक्स के जो हमारे पास जो एमसीक्यू बन रहे हैं, ओके, ये एमसीक्यू हम आज हम करने वाले हैं। तो इसके साथ मैं आंसर बताते जाऊंगा एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी देते जाऊंगा। अब ये जो हमारे पास एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है, ये आपको मल्टीपल एग्जाम में काम आ सकती है। जैसे हमारे पास एमटीएस हो गया, हमारे पास जो ग्रुप डी एग्जाम अगले महीने होने वाला है उसमें एग्जाम में काम आ सकते हैं, या वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें काम आएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच। ओके, तो इनमें से कौन सा मैच नहीं हो रहा है। अभी आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि डेसिबल जो होता है यूनिट ऑफ साउंड होता है। मीन्स डेसिबल जो होता है, ये जो बेल होता है ना, बेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, वहां से उन्होंने डेसिबल नाम रखा था। अब ये जो डेसिबल होता है एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करता है। तो एकदम ये जो पहला ऑप्शन हो गया एकदम राइट है। जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास ये जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। हॉर्स पावर, ओके, यूनिट ऑफ पावर होता है। ओके, तो सिंपली पावर से ही पता चल रहा है कि सर ये पावर का यूनिट है। ठीक है, नॉटिकल माइल या डिस्टेंस का यूनिट होता है। लेकिन ये कहाँ का डिस्टेंस, हमारे पास जो सी होता है, ओके, ये सी में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नॉटिकल माइल में मेजर करते हैं। एंड नॉर्मली अगर हमें लैंड के ऊपर डिस्टेंस मेजर करना है तो ये हम या तो सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, जो सेल्सियस, ओके, इट इज अ यूनिट ऑफ हीट बोला है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बिकॉज ये यूनिट ऑफ हीट नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे यूनिट ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी। ओके, विच इज नॉट मैच बोला है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है। तो मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे चुका है, दे रखे हैं, वो आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। तो हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। लेंथ है, उसका यूनिट मीटर आता है। मास जो होता है उसका यूनिट किलोग्राम आता है। टाइम का यूनिट सेकंड आता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर आता है। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर या सिंपली हम टेम्परेचर बोलते हैं, उसका यूनिट केल्विन आता है। एंड अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि सर हीट का यूनिट क्या होता है, तो हीट का ऐसा यूनिट जूल होता है। ओके, या उसे कैलोरी में भी मेजर किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये मेजर करते हैं हम कैंडेला में। एंड क्वांटिटी ऑफ जो सब्सटेंस होता है ये हम मेजर करते हैं मोल में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर डिपेंड करता है, या डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसका रीजन देख लीजिएगा। हमारे पास दो क्वांटिटीज होते हैं। एक तो हमारे पास होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दूसरा होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल की डेफिनेशन में देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अपेरेंट आउटवर्ड फोर्स। तो ये क्या होता है, आउटवर्ड फोर्स। अब ये फोर्स कब लगता है, अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखोगे, कंसिडर करते हैं कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ही ट्रेवल कर रही है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि सर वॉशिंग मशीन जो होता है किसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूटन फर्स्ट लॉ आल्सो कॉल्ड एज। ओके, तो न्यूटन ने हमारे पास 3 लॉ दिए थे। ओके, फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अभी देख लेते हैं कि न्यूटन के कितने लॉ है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो न्यूटन के 3 लॉ है। पहला लॉ क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट इन अ मोशन टेंड टू स्टे इन अ मोशन एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट। मीन्स अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में देखना चाहूँगा तो क्या होता है कि अगर मैं फर्स्ट लॉ को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई बॉडी रुक के है, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो मुझे इस बॉडी को मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। एंड अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मुझे इसे स्टॉप करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स मुझे उसका पोजीशन, उसका स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो रुक के है तो उसे मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा।
एंड अगर वो मोशन में है तो उसे रोकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है कि सर ये जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये होता है हमारे पास सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स अगर मैं बोलता हूँ कि मैं किसी चीज के ऊपर एक्शन करता हूँ तो वो चीज भी मुझे क्या करेगा? रिएक्शन देगा। फॉर एग्जाम्पल जो मोशन ऑफ रॉकेट होता है, रॉकेट ऊपर जाता है तो उसके अंदर के जो गैसेस होते हैं, जो हीट निकलती है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। मीन्स तो रॉकेट का मोशन एक्शन हो गया एंड जो यहाँ से जो गैसेस बाहर निकलते हैं वो हो गया उसका रिएक्शन। मीन्स इक्वल एक्शन अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिल्क इन ए क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ। तो हमारे पास जो क्रीम सेपरेटर होता है, अगर आपने देखा नहीं होगा, सो दिस इज द क्रीम सेपरेटर। तो इसमें जो होता है हम किस फोर्स की मदद से क्रीम को मिल्क से सेपरेट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगेन आउटवर्ड फोर्स जो होता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो ये जो क्रीम सेपरेटर होता है इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसा जो अगर वो घूमने लगेगा क्रीम सेपरेटर, ऐसा वो घूमने लगेगा तो उसके आउटर डायरेक्शन में क्रीम ऐसा जमा हो जाता है। अब देखो ये फोर्स आउटवर्ड जा रहा है, सर्कल से बाहर जा रहा है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स की भी डेफिनेशन दी है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉ डज रॉकेट वर्क्स। तो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ओके ये जो हमारे पास रॉकेट होता है वो वर्क करता है? तो हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, ओके, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम इसके ऊपर वर्क करता है। अब देखो ये जो रॉकेट होता है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम लेते हैं। लेकिन अगर मैं बॉडी बोलता हूँ कि सर कोई बॉडी सर्कल में मोशन करती थी तो उस कंडीशन में हम एंगुलर मोमेंटम लेते थे, क्योंकि एंगुलर का मीनिंग होता है सर्कुलर मोशन करना या सर्कल में मोशन करना। लेकिन रॉकेट हमारा स्ट्रेट जा रहा है तो हम इसे लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहा है इसे बोलेंगे। एंड अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर कौन से लॉ के ऊपर वर्क करता है, तो वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ के ऊपर वर्क करता है। कौन सा? रॉकेट। ओके, अब सर क्वेश्चन ये आता है कि सर मोमेंटम क्या होता है? तो सिंपली लीनियर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम p से डिनोट किया जाता है। ये कुछ नहीं होता, ये मास और वेलोसिटी का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। एंड अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, व्हेन अ When a running car stops suddenly, the passenger tend to lean in a forward direction. देखो, when a running car stops suddenly, अगर running car suddenly stop हो जाता है, ओके, तो हमें पता है कि देखो रनिंग कार अगर मैं बोलता हूँ कि सर कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, रनिंग कार है एंड इसके ऊपर कुछ सामान रख के हैं, तो अगर ये मोशन में है तो ऑब्वियसली सर उसके ऊपर जो सामान रख के है वो भी मोशन में होगा। ओके, तो कार का दोनों भी मोशन में है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि सर ये जो कार है हमारे पास सडनली स्टॉप हो जाता है, ये रुक जाता है यहाँ पे, लेकिन अपर बॉडी जो होती है अभी भी मोशन में है, तो वो ये बॉडी स्टॉप होने के बाद ये बॉडी तभी भी चलती रहेगी एंड वो कहाँ ना कहाँ आगे जाके गिरेगा। तो सिंपल ये पूछ रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल है या ये जो फिनोमेना है ये कौन सा फिनोमेना है या कौन सा मोशन में इसमें लागू पड़ता है? तो ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि किसका इनर्शिया है? ये जो बॉडी है अपर वाली बॉडी वो मोशन में है, ओके, तो इसका कौन सा इनर्शिया हो गया? इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। ठीक है, अब सर इनर्शिया क्या होता है वो भी एक बार ध्यान लेते हैं। Inertia property of body by virtue of which it opposes the any agency that attempt to put in a motion. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताना चाहूँगा तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, सपोज मैं बोलता हूँ कि सर ये कार मूव कर रही है, ओके, सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि सर कार स्टॉप है, मतलब कोई बॉडी रुक के है, तो इसे मोशन में लाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। एंड अगर कोई कोई बॉडी मोशन में है तो इसे रोकने के लिए भी मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स
विदाउट अप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ये अपना स्टेट चेंज कर रहा है क्या, ये स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर रहा है क्या? तो इसके अंदर के जो फोर्स है, जो आउटर वाले फोर्स को अपोज कर रहा है। ओके, सपोज मैं बोलता हूँ कि आउटर में फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसके अंदर की फोर्सेस भी आउटर वाले फोर्स को अपोज करते हैं। तो इंटरनल अपोजिंग फोर्सेस जो होते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करते हैं, उसे बोलते हैं सिंपल इनर्शिया। अभी लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि अगर मैं बॉडी, ये जो कार है या हम ये बस जो है ये मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली सर ऊपर वाली बॉडी भी मूव करेगी। तो लेकिन अगर ये स्टॉप हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है, लेकिन तब भी बॉडी आगे जाके गिरेगी। ओके, क्योंकि इसका कौन सा इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ मोशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज द ऑब्जेक्ट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा पास राइट है, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। सिंपल मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर कोई भी बॉडी है, वो अगर बॉडी के इंटरनल फोर्सेस आउटर फोर्स को अपोज करते हैं, तो ये जो इंटरनल फोर्स होता है, ये इंटरनल फोर्स को ही हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। ओके, उसका वो इनर्शिया होता है जो आउटर वाले फोर्स को अपोज करता है। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ओके, सेम इससे पहले ही हमने इनर्शिया देखा था, वही सेम है। फिर से देखते हैं, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। अभी ये जो रॉकेट होता है हमारे पास, ओके, वो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ होता है, अभी बताया मैंने, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रॉकेट होता है। ओके, तो रॉकेट एक्चुअली होता क्या है कि अगर रॉकेट ऊपर की तरफ मोशन करता है, तो ये तो हो गया रॉकेट का रिएक्शन, लेकिन ऊपर जाने के लिए वहाँ से कुछ गैसेस भी बाहर निकलते हैं जो बर्न होते हैं। तो ये जो बर्न गैसेस होते हैं वो अपना एक्शन कर रहा है किसके ऊपर, लैंड के ऊपर एक्शन कर रहा है। एंड इसके अपोजिट में रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है रॉकेट ऊपर जा रहा है, रॉकेट क्या जा रहा है ऊपर। तो ये जितना रिएक्शन है उतना ही एक्शन होना चाहिए, तभी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड लॉ के ऊपर कौन सा वर्क करता है, हमारा रॉकेट वाला प्रिंसिपल, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वी स्लीप ऑन मडी मडी रोड ड्यू टू। ओके, तो हम मडी रोड के ऊपर जहाँ पे मड होता है वहाँ पे स्लीप हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो सिंपल यहाँ क्या रीज़न है कि सर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है, लैक ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ओके, हमारे फुट और लैंड के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए तभी हम चल सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ही ना होगा तो हम चल नहीं सकते। So friction occur whenever the two surface sub rub against each other. Okay, तो अगर कोई दो सरफेस है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में रब हो रहे हैं, बोलता हूँ कि सर ये एक सरफेस है और ये सरफेस है, तो एक दूसरे के बीच में रब हो रहे हैं, तो ये बोलते हैं, इसे बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। हमेशा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अपोजिट होता है। अगर अगर मैं साइकिल का एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर साइकिल आगे जा रही है तो रोड क्या करेगा, रोड साइकिल के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा, एंड ये जो फ्रिक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेट इज मेजर्ड बाय, अभी ये जो वेट होता है ना, वेट हम किससे मेजर करते हैं, वेट हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। दो बैलेंस होते हैं, एक तो बीम बैलेंस होता है, दूसरा होता है स्प्रिंग बैलेंस होता है। बैलेंस व्हील और कॉमन बैलेंस, ओके, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। हमारा ऑप्शन है सी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मास और वेट में डिफरेंस क्या है। सिंपल, मास मतलब क्या होता है, मास इज अ अमाउंट ऑफ मैटर। मैं बोलता हूँ कि सर ये बॉडी है, बॉडी के अंदर कितना पार्टिकल्स है, बॉडी के अंदर कितने पार्टिकल्स है, उसे बोलते हैं मास। एंड अगर मैं बोलता हूँ कि सर ये बॉडी है एंड नीचे अगर लैंड इस बॉडी को नीचे खींच रही है, तो ये जो फोर्स लग रहा है ना उस बॉडी के ऊपर, ये जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, ये होता है इसका वेट। तो अगर देख लेते हैं, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच अ फिजिकल बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर। एंड ये जो वेट होता है हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, एंड ये जो मास होता है हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखो। ओके, वेट का यूनिट जो होता है क्या होता है, वो न्यूटन होता है, क्योंकि वेट एक टाइप का फोर्स होता है। लेकिन मास का यूनिट होता है किलोग्राम, याद रख लेना, क्या होता है, किलोग्राम, हमेशा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू मून। अगर मैं किसी बॉडी को
अर्थ से मून तक लेके जाऊंगा तो क्या चेंजेस आएगा। तो हमें पता है कि एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि बॉडी है, बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल हो गए वो अर्थ के ऊपर भी सेम होगा। ये है अर्थ और ये है हमारे पास मून, ठीक है। तो अगर मैं ये बॉडी को यहाँ लेके जाता हूँ तो उसके अंदर के पार्टिकल तो भी उतने ही होंगे और अर्थ के ऊपर भी उतने ही होंगे। तो मास कभी भी चेंज नहीं रह होता, मास कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन मैं बोलता हूँ कि सर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू द मून। तो अगर मैं इस बॉडी को मून के ऊपर लेके जाता हूँ तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मून के ऊपर कम है, तो कहाँ ना कहाँ वेट के ऊपर इफेक्ट गिरेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, मास चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होगा बट मास रिमेन चेंज। मास हमेशा सेम रहेगा, वेट चेंज होता है। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो गया वैसे वेट चेंज होगा, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। वही फिर से लिखा है, मास कभी चेंज नहीं होता, वेट हमेशा चेंज होता है। ओके, मास ऑफ द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन। वो मास लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, या वो अर्थ के ऊपर है या मून के ऊपर है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन वेट जो होता है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। ओके, तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ओके, जी जो होता है वो पोल्स के ऊपर ज़्यादा होता है। ये हो गया अर्थ, बीच में होता है इक्वेटर, ये होता है पोल्स। तो पोल्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, इक्वेटर के ऊपर थोड़ा कम होता है। अब इसका रीज़न देख लेते हैं। अभी ये जो वैल्यू ऑफ जी होती है ना, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अलग अलग शेप, हाइट और डेप्थ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ तो ये है अर्थ। अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर हैं तो वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम होगा। जैसे हम ऊपर जाएंगे वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगा, और जैसे ही हम नीचे जाएंगे वैसे ही वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता है। तो वैल्यू ऑफ जी सबसे ज़्यादा सरफेस के ऊपर होता है। अब सरफेस के ऊपर की हम बात करेंगे तो इक्वेटर पे होगा तो कम होगा, एंड अगर पोल्स पे होगा तो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सेंटर में चले जाओ तो वैल्यू ऑफ जी जीरो हो जाती है, ठीक है। ऊपर जाओ तो डिक्रीज होगा, नीचे जाओ डिक्रीज होगा, सरफेस के ऊपर ज़्यादा होगा। सरफेस में भी दो फिर से कैटेगराइजेशन है, इक्वेटर पे होगा तो कम होगा, पोल्स पे होगा तो ज़्यादा होगा, सेंटर में जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड द अर्थ सरफेस देन द टोटल एनर्जी। ओके, तो टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहती है। ओके, वो ऊपर रहो या नीचे रहो, फ्रीली अगर वो फॉल कर रहा है तो रिमेन कांस्टेंट होता है। अब सर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रिमेन कंजर्व मीन्स क्या होता है। कंसिडर करते हैं कि बॉडी के अंदर दो टाइप की एनर्जी होती है। बॉडी यहाँ पे भी है, इस पोजीशन पे भी है और यहाँ पे भी है, तो तीन पोजीशन हमारे पास है। तो टोटल एनर्जी मीन्स क्या होता है, टोटल एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अगर मैं बोलता हूँ कि सर यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, एंड सपोज मैं बोलता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे बोलता हूँ मैं 2 है, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया 2। यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1 है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी 1 है, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी क्या हो गया 2 हो गया। फिर से अगर मैं बोलता हूँ कि सर पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे ज़ीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी 2, पोटेंशियल एनर्जी 0, टोटल एनर्जी कितना हो गया 2। तो हमारे पास ध्यान दो कि सर टोटल एनर्जी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 ही आ रहा है। तो हमारे पास एनर्जी किसी भी पोजीशन पे हो वो कंजर्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज नॉट ऑकर। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में किस इसमें कन्वर्ट नहीं होता है।
तो मोटर जो होता है, मोटर एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, लेकिन ये जो डैम्स में जो जनरेटर ही होता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली हमारे पास ये तीनों भी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एंड यही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यहाँ से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया डी। ओके, डज नॉट पूछा है तो ऑप्शन हमारे पास डी है। तो आपने अगर मोटर नहीं देखा तो ये होता है मोटर, बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो रोटेटर होता है वो घूमता है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर। यहाँ पे इज होना चाहिए था, स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर। ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास, इट रिक्वायर्ड द लार्जर डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, अब सर इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी एबिलिटी टू डिफॉर्म द मटेरियल बॉडी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा, इलास्टिसिटी क्या होता है, मीन्स अगर मैं बोलता हूँ कि सर ये हमारे पास स्केल है एंड अगर मैं ये स्केल के ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं फोर्स रिमूव करने के बाद क्या ये अपने पोजीशन रिपीट ले लेता है, ये अपने पोजीशन पे आ जाता है, तो इसे बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। ओके, मतलब आउटर फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी अपने पोजीशन पे, रिमूव करने के बाद बॉडी अपने पोजीशन पे आ रही है, अपने ओरिजिनल शेप में आ रही है, तो उसे बोलते हैं इलास्टिक। अब अगर रबर का एग्जांपल लेंगे तो रबर के ऊपर फोर्स लगाता हूँ, अगर फोर्स रिमूव कर दूंगा तो फिर से वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ तो बॉडी हो सकता है ब्रेक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। मेटल जो होता है, मेटल को मुझे शेप चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा फोर्स में ज़्यादा इलास्टिसिटी, समझ में आ रहा है ना? ज़्यादा फोर्स में ज़्यादा इलास्टिसिटी, ठीक है? तो ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊँगा। हम इसी तरह केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की भी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट होगा तो मैं ऐसे पॉजिटिविटी से और वीडियो ऐड करते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।